जय हिंद दोस्तों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का बयान जिस तरीके से आया और जिस तरीके से वो पाकिस्तान की आर्थिक हालात की रोना रो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के आर्थिक हालात खराब हैं। हमें एक कर्ज हमारे देश के ऊपर इतना कर्ज है कि एक कर्ज उतारने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ता है और बहुत बुरे हालात हैं। और जिस तरीके से 2008 से 18 के बीच जो कर्जा था वो लगभग 4 गुना हो गया और जिस तरीके से हालात के अंदर वो टैक्स कलेक्शन या टैक्स कल्चर का खराब होना, बचत, निवेश, पुरानी सरकारें सब नाम ले रहे थे। तो एक एनालिसिस तो ये बनता है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो इस समय पर हालात खराब हैं, उसके पीछे क्या सिर्फ और सिर्फ पुरानी सरकारों के होटलों के खर्चे जिम्मेदार हैं या कुछ और भी सिचुएशन है। तो उस चीज के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अगर आप हमारा ये चैनल देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जल्दी से जल्दी हमारी कोई भी वीडियो आप तक पहुंच सके और आप हम से जुड़ सके। दूसरा आपसे रिक्वेस्ट ये है, अगर आप या आपका कोई जानकार यारा प्यारा जो है वो यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी करना चाहता है और अपने आगे भविष्य में करना चाहता है और अपने बेसिक कंसेप्ट को मजबूत करना चाहता है, तो उसके लिए हम लोगों ने एनसीईआरटी का बेसिक कंसेप्टर बैच लॉन्च किया है जिसमें बायोलॉजी की क्लासेस चल रही हैं। 500 रुपीज पर मंथ इसका चार्जेस हैं। तो जल्दी से जल्दी आप हमारे इस बैच से जुड़िए ताकि आपको उसका आउटकम या प्रॉफिट मिल सके। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिस तरीके से इस समय पर गा रहे हैं वो कि भाई भारत वो क्या नाम है, पाकिस्तान कर्जे में डूबा हुआ है, खर्चे एंड ऑल। तो असलियत में समझ लीजिए दोस्तों कि असलियत में पॉलिटी इज द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी। अब गार्जियन ऑफ इकोनॉमी होता है, इसका मतलब ये कि अर्थशास्त्र के मामले के अंदर पॉलिटी या पॉलिटिकल क्लास या जो शासन प्रशासन होता है वही असलियत में इसका अर्थव्यवस्था का संरक्षक होता है। अब पॉलिटी इज द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इसको सीधे सीधे तौर पर समझ लीजिए कि असलियत में जब जिस तरीके से जो एलीट रूलिंग क्लास जो है, रूलिंग क्लास जिस तरीके से आगे बढ़ेगा या जिस तरीके से चाहेगा देश को खड्डे में ले जाना या आसमान में ले जाना या रॉकेट की तरह उसकी इकोनॉमी को उड़ाना या उसको तरक्की कराना या आम आदमी को किस तरीके से रखा जाए, ये सिर्फ और सिर्फ रूलिंग क्लास के ऊपर दिमाग ये रहता है। इसीलिए जिसे ब्रेन ऑफ द सोसाइटी कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द सोसाइटी, वो असलियत में यही रूलिंग क्लास या रूलिंग क्लास के साथ साथ एलीट क्लास होता है। अब इंडिया के भाई इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक ही समय पर अलग हुए और इंडिया को देखें तो आज के दिन इंडिया चाहे जैसे भी जिस मर्जी हालात से गुजर रहा है लेकिन तरक्की कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो शुरुआत पाकिस्तान की बहुत जबरदस्त लेवल पर हुई। आज उस पाकिस्तान के हालात ये हैं कि कुछ कहने की हद नहीं, बहुत बुरे हालात है और प्रधानमंत्री कह रहा है कि पैसे नहीं है। तो दोस्तों असलियत में इस रूलिंग क्लास के ऊपर थोड़ा समझ लीजिए कि है क्या। इंडिया का जो रूलिंग क्लास था, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, दोनों देश एक समय पर आजाद हुए, दोनों देश एक समय पर आजाद हुए, दोनों देशों की जो रूलिंग क्लास है एक समय पर सरकार बनी, सब चीजें। लेकिन इस रूलिंग क्लास को देखोगे तो इंडिया के ऊपर रूल आया कांग्रेस का। अगर इस कांग्रेस के रूल को देखोगे तो ये कांग्रेस रूल में जो नेहरू थे और नेहरू के साथ पटेल थे, पटेल के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे राष्ट्रपति थे और भी जितना भी एलीट जितने भी हमारे प्रधानमंत्री थे, उनमें जितने भी प्रधानमंत्री मंत्री या कैबिनेट में किसी भी तरीके से थे, उनमें से 90 से लेकर 95% तक ये वो लोग थे जो एजुकेटेड और अवेकन्ड मिडिल क्लास थी, एजुकेटेड और अवेकन्ड मिडिल क्लास थी। और ये जो एजुकेटेड अवेकन्ड मिडिल क्लास थी, पढ़ा लिखा शिक्षित मध्यम वर्ग था, ये अपने आप में शिक्षित और जागरूक मध्यम वर्ग ये हमेशा इस जो एग्जिस्टिंग जो पुरानी ओल्ड नोबिलिटी होगी, यानी पुराना जो भी कुलीन वर्ग होगा उससे नफरत करेगा। यही रीजन है हमारी इस रूलिंग क्लास ने लैंड रिफॉर्म्स किए, हमारे इस रूलिंग क्लास ने सोशल रिफॉर्म्स किए, हमारे इसी रूलिंग क्लास ने
इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, जुडिशियल रिफॉर्म्स किए, सब वो काम किए, सुधार किए जो अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए ज़रूरी होते हैं। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखो तो पाकिस्तान के अंदर पहली बार जिस पार्टी की सरकार थी वो मुस्लिम लीग की सरकार थी। कांग्रेस का अगर ओरिजिनल डीएनए देखा जाए तो वो इंटेलेक्चुअल क्लास का था, यानी बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग का था, बुद्धिजीवी वर्ग का था। पढ़े लिखे लोग, एक से ज्यादा पढ़े, एक से एक पढ़े लिखे लोग, डब्ल्यूसी बनर्जी एलीट क्लास, अल्टीमेट लेवल के पढ़े लिखे। इसी तरीके से दादा भाई नौरोजी अल्टीमेट लेवल का इंटेलेक्ट था उनका। उसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, और उसके बाद क्या नाम है, जॉर्ज यूल से लेकर जो भी आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मिला, वकील से लेकर सोशल वर्कर से लेकर डॉक्टर से लेकर इंजीनियर से लेकर सब लोग कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। वहीं अगर मुस्लिम लीग को देखा जाए तो अपने आप तो बनी नहीं थी, ये असलियत में बनाई थी अंग्रेजों के करछे चमचे जो थे उन्होंने। और वो अंग्रेजों के करछे चमचे कौन थे? नवाब्स और जमींदार। जितने भी नवाब थे और जितने भी जमींदार थे, असलियत में इन लोगों ने कांग्रेस से डरते हुए, फियर फ्रॉम कांग्रेस, क्यों? क्योंकि फियर फ्रॉम कांग्रेस, क्यों? क्योंकि ये असलियत में थी ओल्ड नोबिलिटी, और कांग्रेस इस ओल्ड नोबिलिटी से नफरत करेगा। कांग्रेस इस ओल्ड नोबिलिटी यानी पुरानी जो कुलीन वर्ग था उससे हेट करेगा। और ये हेट किससे थी असलियत में? मुस्लिम लीग जिन्होंने बनाई उनसे। अब ऑब्वियस सी बात है, जब पार्टीशन होने लगा तो पार्टीशन के बाद दुनिया के हर राज्य को पता था कि नेहरू जो है वो सेल्फ क्लेम्ड सोशलिस्ट हैं। नेहरू जो हैं वो सेल्फ क्लेम्ड सोशलिस्ट हैं, और क्योंकि नेहरू सेल्फ क्लेम्ड सोशलिस्ट हैं, इसलिए नेहरू से एक डर हमेशा बना रहा इन लोगों का, मुस्लिम लीग के लोगों का। और साथ में नेहरू, और नेहरू के साथ साथ कांग्रेस से एक डर हमेशा बना रहा ब्रिटेन और एंड अदर यूरोपियन पावर्स को। क्यों? क्योंकि अदर यूरोपियन पावर्स जो वहां पर मौजूद हैं, अब अदर यूरोपियन पावर्स, दूसरी यूरोपीय शक्तियां जो यूरोप में मौजूद थी, वो थी कैपिटलिस्ट क्लास यानी पूंजीपति वर्ग। और कांग्रेस अपने आप को सोशलिस्ट घोषित कर रहा है, और नेहरू घोषित कर रहे हैं, और पॉसिबिलिटी पूरी है कि वो यूएसएसआर के ब्लॉक में चले जाएं। और यूएसएसआर के ब्लॉक में चले गए तो भारत जैसा इतना बड़ा देश अगर यूएसएसआर के ब्लॉक में चला गया तो दोस्तों हालात क्या होंगे, इसे आप नक्शे में देखिए। तो यहीं से आपको सब चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी कि अगर पाकिस्तान ना बना होता और केवल इंडिया होता तो यहाँ रशिया सेंट्रल एशिया तक तो आ ही चुका था, और यहाँ इस सेंट्रल एशिया के बाद सीधा ये छोटा सा हिस्सा अफगानिस्तान का निकाल दो तो रशिया सीधा इंडिया के कांटेक्ट में आता, और इतना बड़ा हिस्सा पूरे का पूरा रशिया के पास चला जाता। और रशिया जो पहले ही बहुत बड़ा और एक्सटेंसिव हो चुका था, उसकी टेंटिकल्स पहले ही बहुत ज़्यादा फैल चुके थे, वो यहाँ तक आ जाता। और हो सकता है अफगानिस्तान, ईरान सारे उसके जैसे हो जाते तो ये सारा कम्युनिस्ट वर्ल्ड, पूरी दुनिया, खासकर कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के लिए खतरा होता। इसलिए इन लोगों ने एक प्लान किया, और प्लान बिल्कुल सिंपल ये था कि ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी एजुकेटेड अवेकन्ड मिडिल क्लास को काउंटर करने के लिए बनी हुई है, कौन सी? मुस्लिम लीग। इस मुस्लिम लीग को एक हिस्सा वो वाला पकड़ा दो जो कि रशिया को इंडिया से अलग कर दे। यहाँ पर ये देश पाकिस्तान बनाया गया, और जानबूझकर इस देश के अंदर उस पार्टी को बिठाया गया जो नोबल क्लास थी, जो नोबिलिटी थी, यानी उच्च वर्ग था, कुलीन वर्ग था। अब आप मुझे सोचकर बताइए, उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग है, इस कुलीन वर्ग को कॉमन मासेस यानी आम आदमी से कोई लेना देना नहीं होता। उसको सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे, अपने पैसे से लेना देना होता है। वो अपने कंफर्टेबल जोन में रहेगा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए सुबह से लेके शाम तक लगा रहेगा।
लगा रहेगा। यही रीजन है इस मुस्लिम लीग जो नवाबों की पार्टी थी, क्या आप उससे उम्मीद करेंगे कि वो किसी भी तरीके का लैंड रिफॉर्म्स करेगा? तो बिल्कुल नहीं करेगा। इस नोबिलिटी की एक खास बात और होती है कि अपने से नीचे इस आम जनता को हिकारत भरी नजरों से देखने की। अब बंगाल की जो नोबिलिटी थी उसको तो लगभग लगभग अंग्रेज खत्म कर चुके थे, और पाकिस्तान की जो नोबिलिटी थी वो अभी भी काफी हद तक बरकरार थी। और मुस्लिम लीग सारी की सारी इस पाकिस्तान के अंदर और हिंदी स्पीकिंग होने की वजह से इकट्ठा हो चुकी थी, जो बाद में पंजाबी, हिंदी कहो पंजाबी कहो, वो बोलने वाली इकट्ठा हो चुकी थी। यही एक कारण है कि जो मुस्लिम लीग सिंध के अंदर खाता भी नहीं खोल पा रही थी, सिंध वालों ने आउटवर्डली उसे रिजेक्ट कर दिया था, उसे जब पाकिस्तान मिला तो वो इस तरीके की हरकतें करने लगे कि सिचुएशंस जो हैं वो बांग्लादेश के अंदर हालात जब खराब हुए तो उसका नतीजा क्या हुआ कि बांग्लादेश जो है उसको सेपरेट होना पड़ा, या यूं कहें कि 1971 में बांग्लादेश अलग हो गया। इस बांग्लादेश के अलग होने से यूरोप की किसी देश को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्हें सिर्फ आज के पाकिस्तान की जरूरत थी, क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अब साथ में इसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए ये जो यूरोप के, ये जो पाकिस्तान की रूलिंग क्लास थी, खासकर मुस्लिम लीग, इसको एक रीजन भी देना था और एक दुश्मन भी देना था, यूं कहें कि एक एनिमी भी पकड़ाना था। तो ये एनिमी कौन पकड़ा दिया? इंडिया। अब इंडिया से दुश्मनी, पहला तो टू नेशन थ्योरी, और दूसरा क्या? कश्मीर। अब इंडिया से आप कश्मीर के नाम पर लड़ते रहेंगे, और इंडिया बड़ा देश है तो आपसे काबू में नहीं आएगा, इसलिए पाकिस्तान को हमेशा यूरोप के देशों के ऊपर रहना पड़ा। यूरोप के देश उसे हमेशा एड देते, पैसा देते, और पैसा देके उसको खुश रखते। इसी पैसे के दम पर पाकिस्तान हथियार खरीदता, इसी पैसे के दम पर गोला बारूद खरीदता, इसी पैसे के दम पर सब चीजें खरीदता, समझिए एड देता। दुनिया का कोई भी समझदार इंसान हुआ, यहाँ हमारे नेता भी आते हैं, हमारे नेताओं ने कर्जा उस एक्सट्रीम लेवल पर जाकर लिया, मतलब उस वर्स्ट कंडीशन के अंदर कर्जे को लेने की हाँ करी जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था। वरना इंडिया के नेताओं ने कभी भी कर्जा लेने की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वो सेल्फ सफिशिएंट बनने की तरफ ज्यादा ध्यान देते रहे। और हमेशा, क्योंकि इंडिया ने अपनी आजादी बहुत लड़के मेहनत करके छीन के ली थी, इसलिए इंडियंस को उस आजादी का मोल पता था, और आजादी की लड़ाई लड़ने वाले हर नेता को इसका मोल पता था। और यही कारण है कि इंडियंस ने कभी भी दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जगह सेल्फ सफिशिएंट बनने की कोशिश करी। जय जवान जय किसान का नारा और गरीबी हटाओ का नारा काफी हद तक यही था। अब यहाँ पर इंडिया जो है वो अपने दम पर आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा। इंडिया हमेशा कोशिश करता रहा इंडस्ट्रीज का बेस तैयार हो, ह्यूमन रिसोर्सेज तैयार हो, जो ह्यूमन रिसोर्सेज आगे जाकर दुनिया के अंदर भारत का नाम रोशन करें और दुनिया के अंदर आगे बढ़े। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान एड, यानी मदद के ऊपर, इमदाद जिसे आप लोग पाकिस्तानी आसान भाषा में कहते हैं, उसमें इमदाद के ऊपर डिपेंडेंट रहे। चाहे वो एड सऊदी अरेबिया से मिल रही है, चाहे वो एड यूरोप से मिल रही है, चाहे वो एड कहीं से भी मिल रही है। एड थी जिसे वापस नहीं करना होता था, उस एड से ये पाकिस्तानी हथियार खरीदते, गोला बारूद खरीदते, और काफी हद तक अपना खर्चा भी चला लेते, सिस्टम चला लेते। इसे समझिएगा, चला लेते। फिर भी अप्रोक्सीमेट 6 ट्रिलियन रुपए के आसपास जो भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कह रहे हैं, वो इतना पैसा उनके ऊपर कर्जा हो गया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन हम इसे कैसे भूल सकते हैं कि पूरा पाकिस्तान एड पे डिपेंडेंट था, और पाकिस्तान के बेवकूफ नेता, बेवकूफ लीडरशिप जो थी, वो इस चीज को कभी समझ ही नहीं पाई कि दुनिया का कोई भी देश तुम्हें मदद दे रहा है तो वो उस मदद के बदले में तुम्हारे सब कुछ छीन कर ले जाने की कोशिश करेगा। वो यूरोपियंस हैं जिन्होंने भारत को 200 साल तक लूटा है, और उस भारत में ये पाकिस्तान भी हुआ करता था।
इसलिए उनसे एड लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, ना कि उस एड लेकर चौधरी बनने की एक फीलिंग लेकर आप केवल और केवल देश को बर्बाद करने पर तुले हुए। पाकिस्तान ने कभी भी इंडस्ट्रियल बेस बनाने की कोशिश नहीं करी। पाकिस्तान ने कभी भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने की कोशिश नहीं करी। पाकिस्तान ने कभी भी अपने यहाँ टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की कोशिश नहीं करी। मिडिवियल एज के इंडिया की तरह पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और वेपन्स के ऊपर खर्च करके उसे अपग्रेड करने की कोशिश करी। आम जनता के भविष्य को सुधारने की कोई कोशिश नहीं करी। और ये मुस्लिम लीग के नेता करते भी क्यों? कि आम जनता को अगर पैसा देना है तो सबसे पहले भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म करने पड़ेंगे, और अगर लैंड रिफॉर्म करने पड़ेंगे तो पाकिस्तान के नेताओं को अपनी जमीन में से निकालकर जमीन देनी पड़ेगी। अपने पैर पे कुल्हाड़ी ये क्यों मारेंगे भाई? भारत की सरकार मिडिल क्लास की सरकार थी, भारत की सरकार एजुकेटेड अवेकन्ड इंटेलेक्चुअल क्लास की सरकार थी, तो इन्होंने उन जमींदारों को पीछे हटाया। 100% नहीं हुए लेकिन काफी हद तक भूमि सुधार हुए, चकबंदी हुई, भूमि सुधार हुए, आम आदमी को रोजगार देने की कोशिश करी। पाकिस्तान के अंदर इन्हीं भूमि और जमींदार लोगों ने, इन्हीं लैंडलॉर्ड्स ने, इन जमींदारों ने सरकार हथियाई और इन्होंने कभी भी आम जनता को सत्ता देने की या आम जनता को जमीन देने की या उनके अपलिफ्टमेंट की कोशिश ही नहीं करी। क्योंकि इनके अपलिफ्टमेंट की कोशिश नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान की जनता के को सही सुधारने की कोशिश नहीं हुई, उसी का नतीजा ये था, सुधारने की कोशिश नहीं हुई, इसी का नतीजा ये था कि पाकिस्तान डूबता हुआ नजर आया दोस्तों। इंडस्ट्रियल बेस नहीं था। आज भी अगर आप देखोगे तो मुस्लिम लीग नवाज जो है, उसमें नवाज शरीफ जो है, वो पाकिस्तान के टॉप 5 बिजनेसमैन में से एक है, या पॉसिबली चौथे नंबर का सबसे रईस आदमी है। इसी तरीके से अगर आप क्या नाम है, आसिफ अली जरदारी का नाम जब सुनते थे, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जो बेनजीर भुट्टो के हस्बैंड हैं, उनको देखोगे तो वो पाकिस्तान का दूसरा सबसे रईस आदमी है। यानी पाकिस्तान की दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज के जो हेड हैं, वो देश के टॉप 5 बिजनेसमैन में से एक है। भारत का कौन सा पॉलिटिशियन ऐसा है जो इंडिया के टॉप 5 बिजनेसमैन में से एक हो, या टॉप 10 में हो, या टॉप 100 में से हो? कम से कम घोषित तौर पर तो बिल्कुल भी नहीं है। पैसा पड़ा हुआ होगा, वो भी इलेक्शन के अंदर सर्कुलेट हो रहा है। प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहोगे कि ये लाखों अरबों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी ऐसी है जो अब अदानी अंबानी से भी ज्यादा रईस है। और अगर है भी तो कम से कम अपने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और इन सब के ऊपर ये आरोप नहीं लगा सकते। बेईमानी कर रखी होगी मैं मानता हूं, लेकिन ऐसी बेईमानी नहीं कर रखी होगी कि देश को ही बिल्कुल लूट के खा गए, बिल्कुल नोच कर खा गए। अब आ जाते हैं एड का। अब यहां असलियत में पाकिस्तान का कर्ज बढ़ना क्यों शुरू हुआ, ये समझिए। असलियत में पाकिस्तान का कर्ज इसलिए बढ़ना शुरू हुआ क्योंकि शुरू से अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर शुरू से एक बेस हमेशा बना रहा कि वो हमेशा यूरोप की एड पर डिपेंडेंट रहा। ये तो हमारे अटल बिहारी सर जो वाजपेयी थे, उन्होंने भी एक कविता में कहा था कि आप उधार के पैसों से, चोरी के हथियारों से, मांगे हुए हथियारों से और चोरी के नारों से आने वाली बर्बादी से बच लोगे, ये मत समझो। ये 1991-92 की कविता के अंदर ही कह दिया था। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि पाकिस्तान को वो चेतावनी दे रहे थे कि आप उधार लेकर, मांगे हुए हथियारों से, चोरी के नारों से भारत से तो लड़ लोगे, लेकिन भारत से तो लड़ने की तैयारी कर रहे होगे, लेकिन बर्बादी से कैसे बचोगे, उसके लिए तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। और यही हालात यहाँ पर थे, यही हालात यहाँ पर थे। यहाँ अगर आप देखेंगे तो एड यानी कि इमदाद के ऊपर ये देश चल रहा था। अब यूरोप के अंदर, और सोचकर देखिए, इसी एड के लालच में इसने 2 अफगान वॉर्स, फर्स्ट अफगान वॉर 1979 से लेकर 89 के बीच में अमेरिका की मदद करी। उसके बाद फिर 2001 के अंदर जो अटैक हुआ, उसके बाद दोबारा ये कूद गया। 2000 के अंदर जो अटैक हुआ, दोबारा ये कूद गया अफगानिस्तान के वॉर के अंदर। नतीजा उसका ये हुआ, अमेरिका को जब तक अफगानिस्तान में अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड लेना था, वहां इसने
अमेरिका ने पाकिस्तान को खूब पैसा दिया, उस पैसे से क्या हुआ, इनके ऊपर कर्जा कभी बढ़ा ही नहीं, फिर भी कर्जा काफी हद तक ज्यादा था। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि 2008 आते आते या 2000, हाँ 2008 तो बाद में कहा जाएगा, 2010 के आसपास तक अगर आप देखें, एक तरफ तो राइज ऑफ चाइना शुरू हो चुका है और दूसरी तरफ जो है वो अमेरिका धीरे धीरे अपने हाथ खींचना शुरू कर चुका है। और जो पाकिस्तान है ना दोस्तों, वो पाकिस्तान किसी भी सूरत में इस समय तक कंगाल हो चुका था। उसे उसके आम नेताओं ने कभी ये सोचा ही नहीं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जाए। हालांकि इंडिया के अंदर भी ये सिचुएशन थी, लेकिन कैसे भी करके उस समय पर हमारे इकोनॉमिस्ट थे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो इकोनॉमिस्ट थे, वो बड़े रिफॉर्म भले ही उन्होंने नहीं किए लेकिन छोटे रिफॉर्म्स उन्होंने किए और मनरेगा चलाकर किसी हद तक इकोनॉमी के बेस के अंदर पैसा पहुंचाने का एक सिस्टम बनाए रखा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे 92 में हो ही चुके थे, यानी इंडिया जो है वो एक बेस बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। नतीजा क्या हुआ, पाकिस्तान को, और ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान की आम आवाम इस चीज को समझ ही नहीं पा रही कि असलियत में आपके कर्जे का कारण ये नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं हैं या कर्जा ज्यादा है। देखो दोस्तों, असलियत में सिंपल सा असूल है, बड़े बड़े बिजनेसमैन बड़े बड़े देशों के ऊपर बहुत बड़ा बड़ा कर्जा होता है। अमेरिका के ऊपर भी 27 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है जो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी अमेरिका के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। इस तरीके से दुनिया के हर देश के ऊपर कुछ ना कुछ कर्जा मौजूद होता है, चाहे बाहर के देशों से चाहे अंदर के देश के अंदर से। भारत सरकार के ऊपर भी हम आम आदमी का बहुत कर्जा है, लेकिन वो कर्जा क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे हो रहा है? भाई हम रोड्स देख रहे हैं, रेलवे डेवलपमेंट देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देख रहे हैं, सब चीजें बहुत बढ़िया हो रही हैं, हम देख रहे हैं। क्या वो पैसा रिटर्न मिलने के चांसेस हैं? क्या उसके ऊपर जो ब्याज दिया गया है वो अच्छा है? वो भी हमारे को दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वो कर्जा आया क्यों? असलियत में वो कर्जा, सारे का सारा कर्जा सिर्फ और सिर्फ नेताओं ने खाया ऐसा नहीं है। असलियत में कंट्री को चलाने का, उनकी पेमेंट पर देने का, उनकी जो तनख्वाह वगैरह है वो देने का, उस ऑफिस के बिजली के बिल से लेकर दूसरे बिल भरने का एक बेसिक अमाउंट देश के हर देश को चाहिए होता है। और वो बेसिक अमाउंट किसी भी देश के पास अगर नहीं होता या कम पड़ जाता है तो देश के हालात खराब होने शुरू हो जाते हैं। टैक्स कल्चर डिफरेंट थिंग है, टैक्स कल्चर की एक बात ही अलग है। वो डेवलप करने के लिए एक माइंडसेट चाहिए होता है। भाई मैं टैक्स क्यों दूं? मैं टैक्स देता हूं और एक अच्छा खासा अमाउंट देता हूं, तो सवाल ये है मैं टैक्स क्यों दूं? मैं टैक्स इसलिए दूं क्योंकि मुझे दिल्ली से जयपुर आने के लिए अच्छा रोड चाहिए, वो मुझे मिल रहा है। मेरे को हॉस्पिटल चाहिए, वो मिल रहा है। स्कूल्स चाहिए, मिल रहे हैं। डेवलपमेंट चाहिए, मिल रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जहां मुझे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो बेसिक चीजें चाहिए, वो मुझे मिल रही हैं। और कम से कम मेरे देश के अंदर जब कोरोना फैला तो सरकार हाथ खड़े करके नहीं खड़ी हुई, उन्होंने वैक्सीन से लेकर सब चीजें फ्री तक लगाने की पूरी कोशिश करी। और 140 करोड़ के लोगों को, 140 करोड़ लोगों को अगर वैक्सीन लगानी पड़ जाए ना दोस्तों, तो उसका बिल काउंट करना पड़ जाएगा, तो मेरा टैक्स तो उसमें एक बूंद की भी बूंद के बराबर नहीं है। मतलब करोड़ों वाले फ्रैक्शन के अंदर है जितना खर्चा हमारी सरकार ने किया। तो मेरा एक कॉन्फिडेंस बढ़ा। जब तक टैक्स पेयर को सरकार के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, टैक्स पेयर टैक्स देगा नहीं। और टैक्स के ऊपर सरकार इतनी डिपेंड कम करती है जितना वो इंडस्ट्रियल टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स के ऊपर डिपेंड करती है। पाकिस्तान में कॉर्पोरेट टैक्स का स्ट्रक्चर नहीं है, कॉर्पोरेट कम्युनिटी ही नहीं है। मिडिल क्लास भी बहुत बड़ा अमाउंट टैक्स का देता है, वो मिडिल क्लास भी नहीं है। मिडिल क्लास भी नहीं है। अब जब यूरोपियन कंट्रीज ने पैसा देना बंद किया, तो उस यूरोपियन कंट्रीज के पैसा देने की ना दे पाने की वजह से अब पाकिस्तान को उसकी औकात समझ में आई। लेकिन यहां पर चाइना की एंट्री होती है। अब चाइना की आदत यह है, चाइना एड देने में भरोसा बिल्कुल भी नहीं करता है।
चाइना एड देने की जगह कोशिश करता है कि कैसे भी करके उसको लोन दे दे, डेट दे दे और हिडन डेट दे, हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस बता दे। और हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस जो हो वो इतनी खतरनाक होती हैं कि किसी भी देश को ट्रैप में फंसा लेती है। जब पाकिस्तान को यूरोपियन और अमेरिकन देशों ने डिच करना शुरू किया तो चाइना आगे आया और हिडन ट्रैप में पाकिस्तान को फंसाना शुरू किया, छुपे हुए कर्जों के अंदर। और इस तरीके से कि पाकिस्तान उस समय पर, क्योंकि एक अर्जेंट नीड के अंदर था और वहां पर पॉलिटिकल क्राइसिस लगातार चल रहा था, पॉलिटिकल क्राइसिस लगातार चल रहा था, हिडन जो क्या नाम है लीडरशिप क्राइसिस लगातार चल रहा था हर पार्टी के अंदर। अगर आप देखें तो बेनजीर भुट्टो की हत्या होती है, उसके बाद प्रधानमंत्री जो पाकिस्तानी प्रधान मतलब पाकिस्तान के जो भी प्रधानमंत्री बने वो ताकतवर नहीं बन पाए। उसके बाद नवाज शरीफ आए तो नवाज शरीफ एक कैपेबल लीडर थे जो शायद सिस्टम्स को सुधार रहे थे, सही कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की जनता बेवकूफ, गधों के बड़ी हुई फौज। सोचकर देखो यार, इन लोगों को अपने बंदे पे भरोसा नहीं था। सोचकर देखिए, नवाज शरीफ एक ऐसा बंदा जो भारत के प्रधानमंत्री को मजबूर कर दे, या यूं कहे भारत के प्रधानमंत्री को इतना इंप्रेस कर दे या कैसे भी करके कि भारत का प्रधानमंत्री उसकी भतीजी की शादी में बिन बुलाए पहुंचे और जाके उससे बात करे। सोचकर देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की किसकी औकात है कि भारत के प्रधानमंत्री को अपने यहां बिन बुला के तो बुला नहीं पाते, बिन बुलाए बुला लेते हैं। लेकिन गधों की फौज है ना पाकिस्तान की आम जनता भी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधे सीधे तौर पर एक काम किया कि जो मोदी का यार है गद्दार है, गद्दार है। अब आप सोचकर देखिए, एक बंदे ने ताकत लगाई और प्रधानमंत्री को बुलाया, प्रधानमंत्री उनसे मिलने पहुंचे। एक तरीके की अलग ही लेवल की डिप्लोमेसी थी। जब ये डिप्लोमेसी इस लेवल की पहुंची तो वो नवाज शरीफ की एक क्वालिटी थी। और पाकिस्तान के अंदर नारे लगे, जो हमारे देश के अंदर तो नारे लगे कि आप बिरयानी खाया ही क्या लेके आए, लेकिन भरोसा बना रहा। हमारे देश के प्रधानमंत्री पे किसी भी भारतीय ने यह नहीं कहा कि तुम पाकिस्तान के साथ हो, किसी ने नहीं कहा। समझे, हमने ये तो कहा कि तुम लेके क्या आए, तुमने बिरयानी कर खाई, वाह ये किया वो किया, हमला हो गया, पाकिस्तान नहीं सुधरा, सुधारने की कोशिश करी। हमने ये नहीं कहा कि आप में से कोई पाकिस्तान के साथ है। हमारी देश की जनता को प्रधानमंत्री मोदी पे पूरा भरोसा था। वहीं अगर नवाज शरीफ को देखा जाए तो नवाज शरीफ के मामले में यह था कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के ऊपर पाकिस्तान की जनता को ही, आम जनता को ही भरोसा नहीं था। और एक नारा जो मोदी का यार है गद्दार है, गद्दार है, ये इतना हो जाता है कि गधे को नवाज शरीफ की जगह बिठा लेते हैं। और गधे को एक बात समझ में आती है, क्योंकि गधा है। एक आम आदमी को एक बात समझ में आती है कि अगर मैंने कर्जा उतारना है तो अपने घर के कूड़े कबाड़ से लेकर छोटे छोटे सामान बेचना शुरू कर दो। मानसिकता होती है। इसने क्या किया, सामान बेचना शुरू किया, क्योंकि आम आदमी की गधों वाली मानसिकता थी। आम आदमी की मानसिकता यही है। बढ़िया आदमी कौन होगा, आम आदमी मतलब गधा आदमी। आम आदमी नेवर मीन्स के बेवकूफ आदमी। आम आदमी मीन्स आम आदमी, यहां में आम आदमी मीन्स बेवकूफ आदमी जो होता है ना, वो जो समझदार आदमी होगा। गधा होगा या बेवकूफ होगा उसकी तो बात नहीं कर रहा। जो समझदार आदमी होगा वो क्या करेगा, समझदार आदमी ये करेगा कि अगर कर्जा 1 लाख का है और आपकी तनख्वाह 7,000 रुपए है, तो 7,000 रुपए की तनख्वाह में आपको घर का खर्चा भी चलाना है और 1 लाख रुपए का ब्याज भी उतारना है और 1 लाख रुपया भी उतारना है। मान लिया उसका 2,000 रुपये ब्याज है, तो समझदार आम आदमी क्या करेगा, रोएगा और कैलकुलेट करेगा, यार मैं तो पूरी जिंदगी इस 1 लाख के कर्जे में फंसा रहूंगा। समझदार आदमी क्या करेगा कि 1 लाख के कर्जे को अभी उतारता हूं। कैसे, कोशिश करेगा 7,000 की तनख्वाह को 10,000 करे और 10,000 की तनख्वाह को 20,000 करे, और कोशिश करेगा कि 2,000 रुपए ब्याज के साथ साथ 8,000 रुपए या 10,000 रुपए या 12,000 रुपए कोशिश करे कि वो लोन का उतारे और 1 लाख रुपए को कम करे। ऐसे तो कर्जा उतर जाएगा। यहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने आते ही भैंसे बेचनी शुरू कर दी, क्योंकि इनके पास किसी तरीके का कोई विजन था ही नहीं।
अब ये जो चीज़ का रोना रो के अपनी पक्ष में सिचुएशन को कर रहे हैं कि जो हालात हैं, वो मैंने नहीं बिगाड़े नहीं हैं, असलियत में पहले से बिगड़े हुए थे। वास्तविकता ये थी कि आपके अंदर इतनी कैपेसिटी ही नहीं थी कि आप इन हालात के अंदर आकर इन्हें सँभाल पाएँ। इन हालातों में एक विज़न वाले, एक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति की ज़रूरत होती है, जो गद्दी पे आए और सुधारना शुरू करे। आप केवल और केवल नारे लगाकर पॉलिटिक्स में आ गए और नारे लगा के आप प्रधानमंत्री बन गए और नारों से देश नहीं चलता, ये पक्की बात है। और क्योंकि नारों से देश नहीं चलता, आपको अब समझ में आ चुका है कि हालात बद से बदतर हो रहे हैं। अब अपने पक्ष और जब आपकी कुर्सी खिसकने का नंबर आ रहा है, तो अब और आपसे हो भी नहीं पा रहा है, तो अब इमोशनल भाषण देके आप जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान की जनता को ये नहीं बता रहे कि असलियत में पाकिस्तान की बर्बादी का कारण क्या है। आपका निकम्मापन यानी इमरान खान का निकम्मापन पाकिस्तान की बर्बादी का एक मेन कारण भी है और साथ में दूसरा कारण देखो पाकिस्तान के डीएनए में है। बर्बाद है, हो चुका है। मैं कई बार इस पे वीडियो बना चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं। और इसके ऊपर आखिरी ताबूत की आखिरी कील ये इमरान खान है, जो सच में एक ऐसा व्यक्ति है जो कि इतना इनकम्पिटेंट है कि देश को डुबो के मानेगा। अब बाकी तो समस्या क्या होगी वो वक्त बताएगा और क्या ये इससे निपट पाएगा, मुझे नहीं लगता। हालात में, ऐसे हालात में एक स्पेशल सर्कमस्टेंसेस ऑलवेज नीड्स स्पेशल पर्सनैलिटी। विशिष्ट परिस्थितियां विशिष्ट व्यक्ति की आवश्यकता मांगती है, लेकिन यहां तो विशिष्ट है ही नहीं है। ये निकम्मा है, तो बर्बादी के अलावा यहां पर कुछ नजर नहीं आ रहा। बाकी समय बताएगा कि हालात क्या हैं। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।